So, good morning everyone. Good morning, good afternoon, good evening everyone. वेलकम टू टर्मिनेंट क्लासेस। तो आज से अलजेब्रा की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस, बिल्कुल पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू बुक्स जो आपकी है वो करवाऊंगा। तो जितना हो सके उतना अच्छे से, जो आपको समझना है वो आप समझना, हो सके तो पूरा का पूरा सिलेबस करवाएंगे। एक्सरसाइज भी, अनसोल्ड भी, सोल्ड भी, सब समझाऊंगा। तो अलजेब्रा जो आपको कॉलेजेस में बीएससी, बीए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो आपका आईआईटी जैम में भी आता है, ठीक है, जेई मेंस में भी आएगा। इवन एमएससी जो नेट की तैयारी करे वो भी देख सकते हैं, गेट वाले भी देख सकते हैं, सबके लिए। बट जो मेन सिलेबस होगा वो बीएससी बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करवाया जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा की जो आपको बुक्स लगी है उसी के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा क्लासेस, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, तो फर्स्ट बुक अलजेब्रा। इसके बाद मैं थर्ड सैम वालों के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के साथ साथ शुरू करूँगा थोड़े टाइम में। फिर फिफ्थ के लिए भी ग्रुप थ्योरी, तो ऐसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले सबसे शुरू कर रहे हैं हम, सबसे पहले आएगा आपका टॉपिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप सबने मैट्रिक्स पढ़ी है, आप सब 12th लेवल 11th लेवल से ही पढ़े क्या रहे कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स आप सबने पढ़ा है कि क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स, क्या कहते हैं आप उसको, मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास एम एन एलिमेंट्स हैं, इसमें एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, जिसमें एम नंबर ऑफ क्या आपकी रोज और एन नंबर ऑफ क्या आपके कॉलम्स, ठीक है। रोज क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम्स क्या होते हैं आपके वर्टिकल लाइन, ठीक है। आपका मैट्रिक्स मैंने कहा कि एम एन एलिमेंट्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। इतना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई एक कुछ भी इस तरह से बनाऊं, मैंने बोल दिया कि उसमें ये हमारे कॉलम्स है, ये हमारी क्या है रोज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन आप सबने पढ़ी है कि इस तरह से आप मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, एम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या बताते हैं हमें, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर मैं इनको कोई पर्टिकुलर एम की वैल्यू डिफाइन कर दूं, एन की वैल्यू डिफाइन कर दूं, तो एम इंटू एन क्या बताएगा हमें, कितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स है। और अगर जो ये हमारा होता है कि मैट्रिक्स हमारी क्या है, या फिर हम बोलते हैं साइज, या हम बोलते हैं ऑर्डर, तो या जो हमारा मैट्रिक्स हो या उसका ऑर्डर, तो साइज और ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है हमारा, रो और कॉलम से, एम क्रॉस एन करके, ठीक है। इसको हम एम बाय एन भी पढ़ते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें एम एन एलिमेंट्स हो इन एम रोज और एन कॉलम्स, हमने कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करा कि एम क्या है एन क्या है। जैसे अगर मैं डिफाइन कर दूं, मान लीजिए मैंने एम को डिफाइन कर दिया कि एम हमारा क्या है 2 और एन क्या है हमारा 3, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स। तो मैंने क्या ली, 2 रोज ले ली, 1 2, 3 कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी एक मैट्रिक्स, कौन सी साइज की, 2 क्रॉस 3 की। क्या रखना है ध्यान आपको कि रो इंटू कॉलम होता है हमेशा, ठीक है, रो बाय एन, एम बाय एन। तो यहाँ से हमें इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स भी बता सकते हैं कि इस एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। कैसे, आप ये देखिए क्या है आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। हम सबसे पहले जो लिखते हैं मैट्रिक्स के, हम जो भी मैट्रिक्स डिफाइन करें, ए, इसको हम डिफाइन करते हैं ए आई जे टाइप, जहाँ पे आई जो होता है वो कहाँ से आता है आपका एम से, और जे होता है आपका कहाँ से आता है वो एन से। मतलब पहले आती है रो, फिर आएगा कॉलम, तो नोटेशन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा ए आई जे, आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या आएगा आपका A11। यहाँ पे क्या होगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ये क्या हो गया आपका 1 2, दोबारा यही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A1 3। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, बताते हैं हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई इनकी, एम एन कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर या साइज क्या होगा हमारा, एम क्रॉस एन 2 क्रॉस 3, तो ये क्या होगा 2 बाय 3 बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगा, ऑर्डर होगा या साइज होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट्स क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी मैट्रिक्स का, आप मेरे को एथ, अगर मैं आपको ये मैट्रिक्स लिख के दे दूँ, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 4 7 6 5 3 2 1 4,
मैं आपको बोलूं A32 एलिमेंट बताओ मुझे कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो, ये आपका सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट आपका क्या हो गया A32। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं A22 बताओ मुझे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, ये आपका हो गया, तो ये क्या है 5, ये क्या है 1। तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को। अब सिर्फ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आना ये नहीं होता कि आपको मैट्रिक्स आती है, जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करने लग जाएं, ठीक है, उसको समझने लग जाएं कि डेली लाइफ में उसका कहाँ यूज है, किस तरह से हम मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, तो उस चीज को समझना, इमेजिन करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूँ कि मैट्रिक्स का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है, ठीक है, आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती है, कभी भी कोई भी चीज नहीं मिलती, तो मम्मी को पूछते हो ना कि कहाँ पड़ी है ये चीज, कहाँ है, तो मम्मी दूर से बता देती है कि अलमारी में तीसरे खाने में इस जगह पड़ी है। तो वो क्या है, वो यही तो डिफाइन कर रहे हैं कि किसी की चीज को आपने सिस्टमेटिक वे में रख रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स टाइप में। जब मैंने बोला कि मम्मी कहाँ पड़ी है, तो मम्मी ने बताया ना कि तीसरे तीसरे खाने में देखो, इस साइड वाले में, तो मान लीजिए आपकी अलमीरा है, उसमें ये आपके बॉक्सेस है, ठीक है, कोई भी, ये आपने इस तरह से आपकी अलमीरा है, तो मम्मी ने बोला ना आपको तीसरे खाने मतलब इसके नीचे पड़ी है यहाँ पे, तो क्या ये डिफाइन कर रहा है आपका यहाँ से 1 2 3 4 4 रोज है आपकी, कितने कॉलम्स है 2 कॉलम्स, तो 4 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स डिफाइन करी। क्या बोला कि तीसरे खाने में इधर, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, थर्ड रो सेकंड A32, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, हमारी डेली लाइफ में हम हर जगह मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। आप प्रोविजन स्टोर में जाते हैं, किराने में कुछ भी सामान लेने, किसी मेडिकल स्टोर में, कोई भी दुकान में आप देखते हैं वहाँ बॉक्सेस बने होते हैं। अब मेडिकल स्टोर वाला आपको कोई दवाई चाहिए, बोलता है ना कि उसमें जाओ कि वो देखो थर्ड रो फोर्थ कॉलम वहाँ पे पड़ी है दवाई, वहां से दो, तो भी क्या एक मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स का हर जगह यूज करते हैं। आपने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड में आप यूज करते हैं ना वो क्या है आपकी चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में ब्लैक व्हाइट क्या होती है, वो भी एक मैट्रिक्स ही होती है। कौन सी, 8 क्रॉस 8 की 64 होते हैं टोटल आई थिंक, तो भी क्या होगी आपकी एक मैट्रिक्स। तो आप कंप्यूटर में जाते हैं, कंप्यूटर में भी बाइंड, हम चेस बोर्ड वहां बनाएंगे तो वहां भी मैट्रिक्स का यूज होता है, वहां पे उसके बाइनरी नंबर्स के 0 1 0 व्हाइट को 1 ब्लैक को, तो इस तरह से हम वहां पे भी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो हर जगह मैट्रिक्स का यूज है, तो हर जब आप विजुअलाइज करने लग जाएं किसी चीज को हर जगह समझने लग जाए तो वो जल्दी समझ आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी एक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। आपको मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से उसके एलिमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने कहा कि कहीं पे क्या अलमीरा हो जाए, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली, एक 3 क्रॉस 3 की ली, तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, हो सकता है सिर्फ ये हो, ये भी हमारी मैट्रिक्स है। आपके घर शू स्टैंड होता है, उसी तरह होता है ना कि शू स्टैंड या कोई चीज रख लेते हो आप, वो भी इस तरह से 4 बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। आपके घर बैठने के लिए कुछ सोफा टाइप होता है, मतलब सेटी टाइप, जिसपे ये सिर्फ ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप, ये क्या होगी एक रो, ये क्या हो गया कॉलम, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम आती है मैट्रिक्स की टाइप्स, वो भी किसके, इसी बेसिस पे कैसे आती है वो हम देखते हैं। आप तो चलिए, मैट्रिक्स हम देख चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स होती क्या है, तो उसका मतलब कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम उसी बेस पे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का हमने कोई साइज नहीं देखा कि साइज क्या हो सकता है। आपके घर में अलमीरा है, उसका साइज किसी के घर में क्या हो सकता है, किसी घर में छोटी होगी, किसी के घर में बड़ी होगी, ठीक है, तो डिफरेंस हो सकता है। मैंने आपको एक शू स्टैंड का एग्जाम्पल दिया कि शू रैक होता है जिसमें किसी घर में 2 बॉक्स होंगे, किसी घर में 3 होंगे, हो सकता है किसी, मैंने और भी एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल के बेस पे हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, ठीक है, मतलब कैसे वो दिखेंगी, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, उस बेस पे हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने मैट्रिक्स डिफाइन करी, ठीक है, हो सकता है किसी घर में कोई अलमीरा है, उसमें क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। किसी घर में क्या होगा, रेक्टेंगल टाइप है, रोज और कॉलम क्या होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो इस बेस पे हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको स्क्वायर पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती है ना, मतलब एक स्क्वायर टाइप बननी चाहिए। अब मैट्रिक्स इस m क्रॉस n जो भी मैट्रिक्स होगी उसको हम स्क्वायर कब कहते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ, कब m इज इक्वल टू n हो, मतलब कि आपका क्या हो कि m अगर आपका 3 है तो n भी क्या होना होगा, 3 होना होगा। अगर m आपका 4 है तो n भी क्या होगा, 4 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो रो और कॉलम जब हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है,
कि नंबर ऑफ रोज आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के पास तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स बना ली कोई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपकी मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है आपकी रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। अब आपने देखा कि ये क्या एक स्क्वायर बन रही है, नहीं बन रही, क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, या तो मैं एक कॉलम को रिमूव करूँ या एक मैं रो ऐड कर दूं। तो मैंने यहाँ लिखा 6 7 5, तो अब क्या हो गया इसमें 3 रोज 3 कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझिए। अब आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब कि आपका m जो हो वो नॉट इक्वल टू n हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपकी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2 रो 3 कॉलम, आप इसको 3 बाय कर लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगी आपकी 3/2 की। ये भी क्या आपकी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, और नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्वायर। तो डेफिनेशन क्या होगी, द m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या आप बोलेंगे m इक्वल टू n। और स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगी, m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ m नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। नाम से पता लग रहा है आपको स्क्वायर क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगल क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थर्ड आती है रो और कॉलम। रो से आपको नाम से पता लग रहा है कि रो मतलब कि सिर्फ एक रो होनी चाहिए मैट्रिक्स में। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप घर में सोफा होता है, सोफा या फिर सेटी टाइप, उसमें आपने देखा होगा बॉक्स आप कुछ सामान रख लेते हैं, या किसी शॉप पे जाते हैं आप, तो वहां पे भी ऐसे उठाते हैं ना, वहां पे 3 बॉक्सेस बने होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एक रो टाइप एग्जांपल, मतलब कि जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो, ये रो टाइप। ठीक है, यहाँ पे मतलब A11 A12 A13 और भी कुछ हो सकता है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। इसका साइज क्या हो गया, 1 रो 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो n कुछ भी हो सकता है पर रो एक रहेगी, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स जिसमें रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो जाए। मैंने आपको बताया कि आपका घर स्टैंड होता है, आपके किचन में होता है, किचन में ऐसे बना होता है कि कुछ सामान रख रखते हो, क्या कॉलम टाइप, किसी घर में ऐसे लगा होता है तो वो रो टाइप हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि रो आपकी कितनी भी हो सकती है, m क्रॉस 1 टाइप। यहाँ कितनी है, m 4, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। तो ये क्या होगा आपके कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा A11, यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से हमारी क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो और कॉलम। स्क्वायर आपको नाम से पता लग रहा है जो स्क्वायर हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। रेक्टेंगुलर आपको नाम से पता लग रहा है कि m नॉट इक्वल टू n हो जाए, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स में कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ 4 टाइप्स थी जो सिंपल थी। अब इसी के बेस पे हमारे पास और मैट्रिक्स आएंगी कि अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो आप उससे कौन कौन सी मैट्रिक्स, कौन कौन सी टाइप्स आपकी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर है तो हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ही टाइप्स थी। अब आप स्क्वायर के बेस पे पढ़ेंगे कि आपकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, क्या उसमें स्क्वायर होना जरूरी है मैट्रिक्स का, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है या नहीं, कुछ भी, तो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सी टाइप्स है। तो इनको आप इसी तरह से याद रखें कि इन 4 टाइप्स को याद रखें, फिर आगे जो मैं 3 टाइप्स लूंगा वो 3 उसी तरह से, फिर अगली 3 को उन्हीं 3 तरह से। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में भी, और आपको नंबर से याद रहेंगी कि एक बार में 4 मैट्रिक्स आई थी तो वो किस तरह की थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देख चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है, रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। ठीक है, अब उसी के उन्हीं का यूज करते चलेंगे हम। जैसे मैट्रिक्स पढ़ी तो हमने मैट्रिक्स के बाद टाइप्स पढ़ी, अब हमने स्क्वायर ये सब पढ़ ली, तो इसी का यूज करते चलेंगे। अगर ये मैट्रिक्स होगी तभी हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ कुछ, तो वो स्क्वायर के लिए यूज होगा, आप रेक्टेंगुलर के लिए मत कीजिएगा। ठीक है,
ये ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाता है, आप बोल दें कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो पूछें कोई भी नहीं, स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कंडीशंस लग जाती है साथ और वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आपने डायगोनल सिंपली पढ़ा है कि डायगोनल क्या होता है, ठीक है। आप जब किसी भी, मान लीजिए मैं किसी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ या किसी रेक्टेंगल में हम डायगोनल की बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम स्क्वायर में बात करते हैं कि ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल होगा, ठीक है। तो हम जो हम इस डायगोनल की बात करते हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस डायगोनल को मान के चलते हैं ये हमारा ऑफ डायगोनल हो जाता है, ठीक है। तो हम जब भी यहाँ डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, तो हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, इस डायगोनल की, ठीक है। तो जितनी भी बात करेंगे मैट्रिक्स तो इस डायगोनल को लेके ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल, ठीक है। कब, फर्स्ट ऑफ ऑल एक m क्रॉस n बोल दिया मैंने, देखा, अब m n पे कोई कंडीशन मैंने नहीं बोली। तो जब भी आप ध्यान रखिए कि m इक्वल टू n होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या ऑर्डर m, तो वहां पे क्या हो गया कि जस्टिफाई करते स्क्वायर बोलते कि m इक्वल टू n होगा। तो जब मैंने बोला कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसकी, ऑर्डर n की, n मतलब n क्रॉस n, जब मैंने स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर का मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए। मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी होगी आपकी ऑर्डर n की इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स के होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मैंने इतना बताया कि मैट्रिक्स आपके पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। अगर नंबर ऑफ रोज मान लीजिए 3 क्रॉस 3 ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया कि हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की। तो ये डायगोनल जो आपका है, ये मान लीजिए आपका क्या है, a11, a22 और a33। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अगर बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं ये, तो हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी जगह आप कोई वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे यहाँ 1 रख दो, आपने मुझे यहाँ कहा कि यहाँ पे आप 5 रख दो, यहाँ पे आपने मुझे कहा यहाँ पे आप 7 रख लो, कोई फर्क नहीं है, तब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये कंडीशन आपकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सिर्फ इतनी बात है, ये फुलफिल होनी चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने कहा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होने चाहिए, मैंने ये तो जीरो कर दिए, अगर मैं ये भी जीरो कर दूं तो क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल होगी या नहीं, ये आप मुझे बताइएगा कि जो नल मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे आगे, इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो क्या ये डायगोनल होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताइएगा। तो ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स मैंने कहा आपको कि जितने जो मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ते जाएंगे उसका हम यूज करते जाएंगे आगे, ठीक है। आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ ली, अब आप स्केलर पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसने दो कंडीशन ले ली साथ ही कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन लेने के बाद वो बोल रहा है कि ये दो कंडीशन मैंने इसको पहले ही दे दी, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ले रहा हूं मैं दोबारा, यहाँ पे मैंने a11, a22, a33 ये तो मैंने इसको दे दी कि ये होनी चाहिए, ठीक है, ये तो तो ये तो सेकंड में वो क्या कहता है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बोला था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वैल्यू अनइक्वल 1, 5, 7 हम लेके चले, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर जब हम स्केलर मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूं ना, तो a22 भी 2 होगा, a33 भी 2 ही होगा, या मैं 5 रख दूं 25, तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 होगा, यहाँ पे 125 रख दूं 125, 125 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1250, 1250, 1250, ठीक है। तो जो होगा डायगोनल पे वो इक्वल होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इनकी आपको मैथमेटिकल नोटेशन भी पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। जब हमने जैसे डायगोनल के लिए बताता हूँ, पहले रह गया था कि आपका अगर ए मैट्रिक्स आपने उसको डिनोट करा ना, a i j, उसका साइज क्या होगा m क्रॉस n।
अब हमने इस ए आई जे पे क्या कंडीशन लगाई, ध्यान रखिएगा कि ऐसी मैट्रिक्स ए आई जे, ये मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई जे क्या होना होगा, 0 होना होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स मतलब जहां पे क्या इक्वल नहीं है, डायगोनल पे इक्वल हो जाते हैं, तो इक्वल पे कोई कंडीशन नहीं होगी। जब ये नॉन इक्वल होंगे तो ये 0 होगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको। स्केलर में हम सेम बोलते हैं कि यही कंडीशन लगने के बाद कि ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, ये तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। एक कंडीशन और लग गई कि ए आई जे इक्वल टू कुछ ए नंबर दे दिया मैंने, इफ कब आई इक्वल टू जे होगा, जब आई इक्वल टू जे है। अगर ए आई जे इक्वल टू ए दे दिया, ए का मतलब 2 4 5 6 कुछ भी होता है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, स्केलर मैट्रिक्स। तो समझ गए, इस तरह से आप मैथमेटिकली नोटेशन आपको लिखी मिल सकती है कि आपको ये लिख के दे देगी आई जे मैट्रिक्स है जिसपे ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे हमने स्केलर पढ़ा, स्केलर में मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए और नॉन डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अब जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक कंडीशन और लग गई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ली मैंने, यहाँ पे मैंने क्या कहा A11 A22 और ये A33। ठीक है, ये क्या 0 0 0 0 0 और 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, मैट्रिक्स स्क्वायर, मैट्रिक्स हो गई आपकी डायगोनल। अब डायगोनल पे दोबारा कंडीशन आएगी कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सारे 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं। अगर ये 1 ही है, मान लीजिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। डायगोनल में हमने पढ़ा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि होगा तो इक्वल होगा, हमने ये पढ़ा कि क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप एक नाम और बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल होती है, पर उल्टा नहीं होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती और डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होती तब तक जब तक वो कंडीशन ना आ जाए डायगोनल सेम हो जाए। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है पर स्केलर आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि स्केलर आइडेंटिटी नहीं होती क्योंकि स्केलर में 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, पर आइडेंटिटी में कंडीशन है कि 1 1 1 ही। तो चलिए देखते हैं। तो बीच में वीडियो बंद हो गई थी, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता लगा कि, तो मैं बता रहा था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा सा रह गया था, मतलब कुछ मैथमेटिकल रोटेशन बतानी रह गई थी, वैसे मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स सबसे पहले की डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया था कि वो 2 कंडीशन फॉलो करेगी। नंबर 1 स्क्वायर होनी चाहिए, नंबर 2 ऑल नॉन डायगोनल जो होंगे आपके इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, आइडेंटिटी है तो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, शुड बी यूनिटी, मतलब 1 होने चाहिए। तो मतलब मैंने बताया था कि आपको कि आप 3 क्रॉस 3 की अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स लूँ, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए आपकी, स्क्वायर होनी चाहिए। तो मैंने डायगोनल क्या हो गया आपके A11 A22 A33 0 0 0 0 0 और ये आपका क्या आ गया 0। तो हमने क्या कर दिया, नॉन डायगोनल जितने भी थे वो हमने 0 कर दिए, और जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स थे उस पे क्या कंडीशन है कि क्या होनी चाहिए, शुड बी यूनिटी, मतलब कि 1 होने चाहिए। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये क्या बन जाएगी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं आपको बता चुका था कि इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अब मुझे जो बताना है वो सिर्फ इतना बताना है कि आप अगर आपको लिख के दे दे कि ए बी ए मैट्रिक्स, मतलब अगर आपको दे दे सिर्फ नोटेशंस में कि ए इज इक्वल टू ए आई जे टाइप, तो ए आई जे पे कंडीशन लगा दे कि वो एन क्रॉस एन की है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं आप कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, आपको ये सब ना लिख के दें, सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशन दे दें, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि डायगोनल होगी तो डायगोनल पे क्या कंडीशन आएगी कि ए आई जे, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 हो जाए व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आप देखो आई नॉट इक्वल टू जे है इन सब जगह। तो ये क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। तो हमने क्या डिफाइन कर दी, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, क्योंकि डायगोनल पे हमारी कोई कंडीशन नहीं होती, डायगोनल पे सिर्फ नॉन डायगोनल पे होती है। ये कंडीशन अगर दी होगी तो मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, सेटिस्फाइड।
सेकंड में वो बोलता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी यूनिटी। तो डायगोनल एलिमेंट कब मिलते हैं आपको? इफ ए आई जे इक्वल टू 1। इसने ये बोला ना कि ऑल डायगोनल यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। कब? व्हेन आई इक्वल टू जे। तो जब जब i इक्वल टू जे होगा तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएंगे। तो ये नोटेशन दी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बता भी चुका था, ठीक है। तो बस मुझे ये बताना था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद हम आगे देखते हैं कि जो बाकी हमारी टाइप्स है वो क्या होंगी। तो अब हमारी आती है कि उसी से रिलेटेड कि हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर क्या होती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 टाइप्स और पढ़ी, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। इन्हीं को इसी तरह से याद रखो कि पहले वो 4 फिर 3, तो इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बना रहेगा कि हाँ ठीक है ये 4 है, इसके बाद ये 3 है, फिर ये 3 है, तो इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हमारी आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि ट्रायंगुलर मतलब कोई ट्रायंगल बननी चाहिए, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोई ट्रायंगुलर बन रही हो, उस पर कुछ कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशंस होंगी? देखो, बोलता है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स स्क्वायर। हम मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी उसको हम ट्रायंगुलर बोलेंगे कब? ठीक है, ये कंडीशंस है और की कि अगर ये हो या ये हो, कोई भी हो दोनों में से, तो मैट्रिक्स आपकी ट्रायंगुलर होगी। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ आइदर, चाहे ये हो या ये हो। क्या कहता है वो? कि एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैं ले रहा हूँ 4x4 की, ठीक है। 4x4 की लेने के बाद उसने कहा कि मान लो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, A11, A22, A33 और A44, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल बनने के बाद वो कहता है कि या तो मैट्रिक्स में क्या हो, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो, या फिर अबव द प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए तो हम मैट्रिक्स को बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 0 0 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ये हमारे नॉन जीरो है और ये 0 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एक, यहाँ पे ये क्या बन गई हमारी ट्रायंगल टाइप, ठीक है। अब उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल से एलिमेंट 0 हो। क्या हो सकता है? ये ना हो के और में एक और हो सकती है हमारी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल A11, A22, A33, A44। अब मान लीजिए इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या आपके, ये 0 है, ये क्या है आपके अब नॉन जीरो, तो ये क्या होगी एक फिर से ट्रायंगल बनी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि या फिर ये हो या ये मैट्रिक्स हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर होना होगा, स्क्वायर के बाद प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो या प्रिंसिपल डायगोनल के अबव, इन दोनों में से इसमें से कोई भी कंडीशन होगी तो मैट्रिक्स को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। कंडीशन सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे एलिमेंट पे है 0, ऊपर पे कोई कंडीशन नहीं है। मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 भी रख दूं, चाहे यहाँ पे भी 0 रख लो, तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान देना है कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए, हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बाकी चाहे नॉन जीरो हो, 0, हमसे उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल कि मान लो मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली, मैंने यहाँ पे बनाया कि कुछ भी 1 2 3, यहाँ मैंने रखा 0 0, यहाँ मैंने रख लिया 4, यहाँ मैंने रखा 0 0 और 0। अब मुझे मतलब है सिर्फ इस प्रिंसिपल डायगोनल से कि प्रिंसिपल डायगोनल के या तो नीचे वाले 0 हो या ऊपर वाले। अब मैंने देखा नीचे वाले तो सारे 0 है, ऊपर वालों में एक नॉन जीरो भी है, तो इस मैट्रिक्स में ये नीचे वाले एलिमेंट 0 है, मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है। अब इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि नीचे वाले 0 या ऊपर वाले। तो कैसे? अगर मान लीजिए अब 2 टाइप्स आएंगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, ही 2 टाइप, एक होगी अपर ट्रायंगुलर और एक होगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर नाम से ही पता चल रहा है कि अपर, जब ट्रायंगुलर अपर साइड बने, ठीक है, और जब ट्रायंगल लोअर साइड बनेगी तो लोअर ट्रायंगुलर। जैसे अब ये है और ये है, इसमें आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ये क्या है आपकी अपर साइड, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूटीएम, ठीक है।
और जब मैट्रिक ट्रायंगुलर लोअर साइड बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि अगर ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब ये मैट्रिक्स आप मैं पूछूं कि लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, तो आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो ट्रायंगल बन रही है वो तो ये बन रही है ऊपर वाली तरफ। क्यों बन रही है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, एक नॉन जीरो, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि प्रिंसिपल डायगोनल से या तो ऊपर जीरो हो या नीचे जीरो हो। तो हमने देखा नीचे सारे जीरो है, तो मुझे पता लग गया कि मैट्रिक्स क्या आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हमें नीचे वाले एलिमेंट से मतलब है, ऊपर वाले एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। कंडीशन सिर्फ हमारी नीचे या ऊपर है। तो ठीक है, अगर मान लो मैं ये भी जीरो कर दूं, अब क्या है आपकी अपर भी और लोअर भी, मैट्रिक्स तो दोनों है, अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, डायगोनल भी, आप बता सकते हो इसको। तो इस तरह से क्या होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो टाइप थी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब देखते हैं मैथमेटिकल नोटेशन की, मैथमेटिकली वे में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, इसी में देखो आप हम क्या कंडीशन कैसे लिखते हैं। हम मान लो मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिखी है आपकी, क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स हमने बनाई। अब आप एक ध्यान देना कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, 1 2 1 3 और 2 3, इसमें क्या है, हमेशा आई जो है वो क्या है, लेस देन जे। अब ये देखो 2 1 3 1 3 2, इसमें क्या है, आई हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जे है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि जब आपको, मैं मान लो कि मैंने आपको कहा कि ए आपकी कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स आपकी एन क्रॉस एन की। उसने कहा ऐसी मैट्रिक्स हो, इसको हम अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, मैथमेटिकली बता रहा हूँ। अब भूल जाओ उसको कि एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल अबाउट डायगोनल, आपको पता है ये है, लिख सकते हो। पर एक मैथमेटिक्स कैसे लिखोगे आप, ए आई जे एन क्रॉस एन आपको मैट्रिक्स दे दी, उसने कहा कि इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, कब कहा उसने, अपर ट्रायंगुलर में, कि जब डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हों। तो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट कब जीरो होंगे, जब आई ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब व्हेन आई ग्रेटर देन जे। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3x3 की, मतलब इसको मैं इसको एग्जांपल कर रहा हूँ कि ये 3x3 है। ठीक है, तो 3x3 की मैट्रिक्स ए अपर ट्रायंगुलर कब बनेगी, जब ए आई जे जीरो हो, व्हेन आई ग्रेटर देन जे हो। यहाँ पे क्या है, आपको देखो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जीरो कहाँ मिल रहा है, इन तीन पे। मैंने क्या करा इसकी जगह, ये भी जीरो कर दिया, ये भी जीरो कर दिया और ये भी जीरो कर दिया, ये तीन में क्या हो गए, जीरो हो गए। ये तीन जीरो होने के बाद मैट्रिक्स क्या बनी, अपर ट्रायंगुलर। तो इसलिए मैंने कहा कि ए आई जे आपके पास जो मैट्रिक्स होगी, अगर ए आई जे इक्वल टू जीरो हो जाए एलिमेंट, कब, आई ग्रेटर देन जीरो, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, अपर ट्रायंगुलर। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर की, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि मैट्रिक्स लोअर बननी चाहिए, ट्रायंगल बननी चाहिए, ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। ऊपर वाले पे क्या कंडीशन है कि आई लेस देन जे होना चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे हम, ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है एन क्रॉस एन की, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, व्हेन, क्या कंडीशन है, आई लेस देन जे होना चाहिए। तो अगर आपको मैट्रिक्स दी जाए ए आई जे कब कब जीरो है, जब जब आई लेस देन जे है। तो आई लेस देन जीरो क्या है, यहाँ पे, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीनों जीरो। इन तीनों जीरो के बाद क्या मैट्रिक्स मिलेगी आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाएगी वो स्क्वायर होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है तो भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल से लोअर वाले एलिमेंट जीरो है तब भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, या ऊपर वाले जीरो हों या नीचे वाले जीरो हों, तो दोनों केस में क्या होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हमने अब ये दोनों ट्रायंगुलर बन रही है, हमें पता लग गया। अब अगर हम इन दोनों को अलग से स्टडी करना हो तो हम इनकी टाइप्स पे आते हैं ट्रायंगुलर की। तो वो क्या होगी आपकी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर नाम से ही पता लग रहा है कि जब मैट्रिक्स अपर साइड बने। ठीक है, अपर साइड बनेगी तो नीचे वाले जीरो, तो नीचे वाले जीरो, यहाँ पे क्या होगा, आई आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जे होगा। तो हमने इसको लिख लिया कि ए आई जे व्हेन ए आई ग्रेटर देन जे, या फिर एवरी एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। ये क्या आपकी यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
सिमिलरली लोअर की बात करी तो मैट्रिक्स लोअर में बननी चाहिए, ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो एवरी एलिमेंट अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, या फिर ये जीरो व्हेन आई लेस देन जे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी में इसकी दो टाइप्स और आती है, वो पढ़ोगे आप, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और यहाँ हो जाता है आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर में एक कंडीशन और जुड़ जाती है, वो क्या होती है कि ये डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अबव अगर मैं बात करूं तो बिलो प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो होना चाहिए। अगर ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो प्रिंसिपल डायगोनल को भी इंक्लूड कर लो। अपर मैट्रिक्स अपर में ही बनेगी, पर प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो हो जाए तो बोल देंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहां पे अगर ये जीरो हो जाए तो अब क्या हो गई आपकी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनकी दो टाइप है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने आप पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है। एक आपकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर रह रही है, वो मैं आगे बताऊंगा जब उसका यूज होगा, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट का यूज है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब पता है, आप पढ़ चुके हो वो, बट फिर भी तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप अगले कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, या फिर मैं उस पर अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।